अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत लंबा लिखा हुआ है और यहाँ समझ भी नहीं आती कि अगर हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमने इसे कैसे लिखना है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ इस तरह लिख लिया है। अभी मैं आपको ये सारा पढ़ के सुनाती हूँ, समझाती हूँ और आपने इसी तरह इसे पेपर में लिखना है। ठीक है, आप अपनी किसी नोटबुक पर आप भी नोट कर लें और इसी तरह याद करना है, इसी तरह लिखना है, तो आपको एग्ज़ाम में इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इतनी इसकी डेफिनेशन है। तो हम पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिज़िकल स्टेट, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, कैन बी अंडरस्टूड समझा जा सकता है, बाय ड्राइंग अ ग्राफ एक ग्राफ बनाने से, बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ बनाकर। दिस ग्राफ इज़ कॉल्ड हीटिंग और कूलिंग कर्व। इस ग्राफ को हम हीटिंग या कूलिंग कर्व कहते हैं। टेम्परेचर से मुराद है दर्जा हरारत और इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ा होगा पीछे टॉपिक से। इससे मुराद है कि एक सब्सटेंस में जितनी एनर्जी होती है, ठीक है, उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने ये जो 9th की फ़िज़िक्स है उसका जो लास्ट चैप्टर था या टेम्परेचर वाला जो चैप्टर था उसमें भी आपने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं। तो मैं आपको अभी बुक से समझा देती हूँ इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, जिस तरह का ग्राफ यहाँ पर है वो मैंने बना लिया है यहाँ इस रजिस्टर पर। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, एक्स एक्सिस पे हमने इंटरनल एनर्जी रखी और वाई एक्सिस पर हमने टेम्परेचर रखा। ठीक है, अब अगर हम ए टू एफ़ जाएंगे तो ये होगा हीटिंग कर्व। ठीक है, और अगर हम एफ़ टू ए आएंगे तो ये होगा कूलिंग कर्व, इसका इन्वर्स। तो वो हमें यही कह रहे हैं कि अगर इधर देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस, या गैस, लिक्विड और सॉलिड को हम ग्राफ पे शो करवाएंगे तो ये होगा हीटिंग और कूलिंग कर्व। ये देखें, सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैस होगा, हीटिंग कर्व। अगर हम कूलिंग कर्व की बात करें तो सबसे पहले गैस होगा, फिर लिक्विड होगा और फिर सॉलिड होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है। आगे हम ये हीटिंग कर्व का डिस्कस करेंगे। ये कलेक्टिवली हीटिंग एंड कूलिंग कर्व की डेफिनेशन थी। आप इसको याद कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद हीटिंग कर्व की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है और कूलिंग कर्व की। ठीक है, ये कलेक्टिवली है हीटिंग और कूलिंग कर्व की, कलेक्टिवली, लेकिन फिर हीटिंग कर्व की अलग होगी और कूलिंग कर्व की फिर अलग आएगी। अब कूलिंग कर्व की देख लेते हैं। अ ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। इतनी बात तो ऊपर वाली है, ठीक है, लेकिन क्या है, एज अ सब्सटेंस इज़ हीटेड, जब एक किसी चीज़ को गर्म किया जाता है। एक ऐसा ग्राफ जो दर्जा हरारत और इंटरनल एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसे रिप्रेजेंट करता है जब उसे गर्म किया जाता है। इट शोज़ हाउ अ सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस। हीटिंग कर्व क्या बताता है हमें कि कैसे एक सब्सटेंस है पहले सॉलिड से लिक्विड फेज में जाएगा और फिर लिक्विड से गैस में जाएगा। उसके बाद हमने ये लिख लेना है कि जो हमारा ग्राफ है उसे हम डिनोट कैसे करेंगे, ए टू एफ से इसको हम डिनोट करेंगे। ये देखें, ए टू एफ से हमने इसको डिनोट किया है। इसके बाद वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि टेम्परेचर अलॉन्ग हम लेते हैं वाई एक्सिस पर और इंटरनल एनर्जी हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो टेम्परेचर है वो अक्सर डिग्री सेल्सियस में होता है। उसके बाद ये आपने ग्राफ बना देना है। उसके बाद हम सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे कि ए टू बी में क्या होगा और बी टू सी, इसी तरह हम सारे पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट ए टू बी लिखने के बाद हमें इसकी मेन हेडिंग भी दे दी कि हीटिंग द सॉलिड्स का मेन इसमें क्या काम होगा, सॉलिड को हीट करना। द सब्सटेंस इज़ इन सॉलिड स्टेट। ये देखिए, जो ए टू बी पॉइंट है इसमें जो सब्सटेंस है, कोई एक चीज़ है वो सॉलिड है। ठीक है,
एज हीट इज़ सप्लाइड द टेम्परेचर राइज स्टेडली। यहाँ पर एक मटेरियल कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, जैसे हम यहाँ हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो जल्दी से तेज़ी से बढ़ेगा। द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेट रैपिडली। जैसे किसी भी सब्सटेंस की हीट ज़्यादा होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा जल्दी तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि पॉइंट ए टू बी में क्या हुआ कि एक सब्सटेंस था वो सॉलिड स्टेट में यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो पॉइंट ए टू बी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा पॉइंट है बी टू सी मेल्टिंग पॉइंट। द सब्सटेंस रीच इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो सब्सटेंस है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। देखिए बी टू सी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो सॉलिड सब्सटेंस था अब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। जब मेल्टिंग में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हीट एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब जो हीट एनर्जी है वो यहाँ क्यों यूज़ होगी? वो जो सॉलिड सब्सटेंस था उसके जो पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स थी वो टूटेंगी हीट की वजह से, ठीक है। अब पॉइंट बी टू सी में क्या हुआ कि जो ये सॉलिड सब्सटेंस था वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। यहाँ इस पॉइंट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हालांकि हीट हमने प्रोवाइड की है। फिर जो हीट है वो किस काम के लिए यूज़ होगी कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसे तोड़ने के लिए हीट यूज़ होगी, ठीक है। तो देखिए हमारे ए टू बी और बी टू सी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट है सी टू डी, हीटिंग द लिक्विड। अब देखिए पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। पॉइंट ए टू बी पर जो वो सब्सटेंस था, कह लें कि हमारे पास आइस थी, ठीक है। पॉइंट ए टू बी पर ये सॉलिड थी, हमने इसको हीट प्रोवाइड की। उसके बाद बी टू सी को तक, बी और सी के दरमियान जो आइस थी वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक आ गई, ठीक है। अब और लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब सी टू डी, हीटिंग द लिक्विड। अब जो लिक्विड बने हमने उसको मज़ीद हीट देनी है। ऑल सॉलिड हैज़ मेल्टेड इनटू लिक्विड। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको आइस लिया है हमने कि जो सारी बर्फ़ है अब वो लिक्विड में पानी में कन्वर्ट हो गई है। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज एज मोर हीट इज़ एडेड। जैसे ही हम ज़्यादा हीट देंगे जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। और जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। पॉइंट सी टू डी में हमने क्या पढ़ा कि जो सारा जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हमने इसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया ताकि इसकी हीट इंक्रीज़ हो। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पिछला पॉइंट रिपीट हुआ है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है हीट ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अब देखें पॉइंट सी टू डी में क्या हुआ कि जो यहाँ पर सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, हमने इसको मज़ीद हीट दी है, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद है पॉइंट डी टू ई, बॉइलिंग। बॉइलिंग है, चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं। द लिक्विड रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि जो यहाँ पर जो लिक्विड था वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच गया है। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। अब जब बॉइलिंग हो रही है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। हीट एनर्जी इज़ यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में यूज़ हो जाएगी? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो जाएगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। उसके बाद है पॉइंट ई टू एफ, ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट है। इसका अब ये हमारा हीटिंग कर्व इस पॉइंट के बाद कंप्लीट हो जाएगा। द सब्सटेंस इज़ नाउ कम्प्लीटली इन गैसियस स्टेट।
बॉइलिंग के बाद किस स्टेट में आता है सब्सटेंस? गैसियस स्टेट में, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एज इट कंटिन्यूज टू बी सप्लाइड, ठीक है। अब उसका गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, गैस पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड स्प्रेड अपार्ट, जो गैस पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं और फैल जाते हैं। तो हमारा हीटिंग कर्व कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया तो ग्राफ पर समराइज़ कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी हो। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आइस को, ठीक है, बर्फ़ को। सबसे पहले समझे कि A to B है, यहाँ हमने आइस ली है। अब यहाँ पर जो आइस है वो क्या है? सॉलिड है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको हीट, अब हमने उसके नीचे किसी भी बर्तन में डालकर आइस को नीचे आग जलाई, ठीक है, हीट प्रोवाइड की। अब जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे जो आइस है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और जो पार्टिकल्स हैं वो रैपिडली मूव करने लग जाते हैं, तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। A to B पॉइंट क्लियर हो गया, बस आपने इतना याद रखना है। उसके बाद B to C पॉइंट है, B to C पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें जो आइस है वो मेल्ट होगी। अब देखिए यहाँ नीचे आग जली हुई है, यहाँ पर पड़ी हुई है आइस, ठीक है। अब हीट तो प्रोवाइड हो रही है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमने हीट से प्रोवाइड की है ना, वो सॉलिड के दरमियान जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उन्हें ब्रेक करने के लिए वो हीट यूज़ हो जाएगी। इस वजह से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। पॉइंट सी डी पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट हो चुका है, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा और इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट डी टू एफ पे जो लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। जो टेम्परेचर इसका फिर से हम हीट तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और जो हीट प्रोवाइड की है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगी। और E2F में जो सॉलिड था वो गैस में तब्दील हो चुका है और हीट प्रोवाइड की जाएगी इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर फैल जाएंगे। तो ये था हमारा हीटिंग कर्व। पेपर में आपको इस तरह भी आ सकता है कि डिफ़ाइन हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स एंड एक्सप्लेन हीटिंग कर्व, यानी आपको सिर्फ हीटिंग और कूलिंग कर्व की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ हीटिंग कर्व डिस्क्राइब करेंगे। या आपको हीटिंग कर्व का आ जाएगा या आपको कूलिंग कर्व आ जाएगा। तो अब ये देखें हमने कूलिंग कर्व की डेफिनेशन लिख ली है। A cooling curve describes the change that occurs when a substance is cooled from a gas to solid। मैंने आपको समझाया था कि कूलिंग कर्व क्या होगा कि जब गैस एक सब्सटेंस है वो गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा तो वो कूलिंग कर्व है, ठीक है। एक कूलिंग कर्व क्या बयान करता है? एक ऐसा चेंज सब्सटेंस के अंदर जो पैदा हुआ होता है कि जब एक गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो इसके पॉइंट भी हमने रिवर्स जाना है, ठीक है। अब पहले हम A to F गए थे, अब हमने F to A जाना है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं F to E, ठीक है, कूलिंग द गैस। अब जो हमारे पास पॉइंट F to E पे गैस है हमने उसे ठंडा करना है, ठीक है। द गैस लूज़ हीट एनर्जी। जब हम इसे ठंडा करेंगे तो जो गैस है वो हीट एनर्जी लूज़ कर देगी। इट्स टेम्परेचर डिक्रीज स्पीडली और इसका जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से गिर जाएगा। यहाँ पर F to E पे जो गैस है हम उसे ठंडा करेंगे, इसकी हीट डिक्रीज़ होगी और इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर F to E पर। उसके बाद है E to D कंडेंसेशन। द गैस रीच इट्स कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट वो होता है जहाँ गैस लिक्विड में चेंज होती है, ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है, ठीक है। E to D पर जो गैस है वो कंडेंसेशन पॉइंट पर चली गई है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो तब्दील नहीं होता, वो एक जैसा ही रहता है। गैस चेंज इनटू लिक्विड वाइल रिलीजिंग लेटेंट हीट। कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है कि जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है और लेटेंट हीट रिलीज़ करती है। अब मैं आपको साथ साथ समझा देती हूँ कि F to E क्या है? कूलिंग द गैस। E to D क्या है? कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं D to C, कूलिंग द लिक्विड। द लिक्विड लूजेज हीट एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब जो लिक्विड है वो अपनी जो हीट एनर्जी है उसके अंदर वो रिलीज़ कर देता है और इसका टेम्परेचर कम हो जाता है।
द पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद है C2B फ्रीजिंग। द लिक्विड रीच इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, जो पॉइंट C2B है वहाँ जो लिक्विड है वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, वो तब्दील नहीं होगा। लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, लिक्विड है जो सॉलिड में तब्दील हो जाता है वाइल रिलीजिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल देता है। B/A कूलिंग द सॉलिड। द सब्सटेंस इज़ कम्प्लीटली सॉलिड, जो सब्सटेंस हमारे पास गैस में था अब वो कम्प्लीटली सॉलिड में है। इट्स टेम्परेचर कंटिन्यूज़ टू डिक्रीज़ एज मोर हीट इज़ रिमूव्ड, इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहता है जैसे कि जैसे जैसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाती है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ कि सबसे पहले आप पॉइंट E to F पे ले रहे हैं पानी के वेपर्स, ठीक है। अब पानी के वेपर्स को आपने ठंडक प्रोवाइड की तो जो उसकी गैस है वो हीट एनर्जी लूज़ कर देगी, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। इतना हो गया, गैस हमारी कूल हो गई पानी के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद कंडेंसेशन, जब वेपर्स ने लिक्विड में चेंज होना है, ठीक है। द गैस रीच इट्स कंडेंसेशन पॉइंट, जो पानी के वेपर्स हैं वो कंडेंसेशन पॉइंट तक पहुँच गए हैं, ठीक है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो वो हमने उसे ठंडक प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ हो जाएगी, गैस के वेपर्स को यानी वेपर मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में चेंज करने के लिए। ये बात हुई यहाँ पर। उसके बाद है कूलिंग द लिक्विड। अब कंडेंसेशन पॉइंट पर जो पानी के वेपर थे वो अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो लिक्विड फॉर्म में आए हैं उन्हें मज़ीद ठंडा कर देना है। दैट लिक्विड लूजेज हीट एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज, हमने इसको मज़ीद ठंडक प्रोवाइड की तो जो लिक्विड है वो अपने अंदर से जो हीट एनर्जी है वो निकाल देगा और उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। द पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली, ठीक है। उसके पार्टिकल्स हैं वो स्लोली मूव करेंगे, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगे। जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। उसके बाद जो लिक्विड ठंडा हो चुका था अब बारी है उसके फ्रीज़ होने की, ठीक है। अब पहले जो वेपर थे वो लिक्विड में आए, उसके बाद लिक्विड को ठंडा किया, उसके बाद हम उसे फ्रीज़ करेंगे। द लिक्विड रीच इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, जो लिक्विड है उसे हम ठंडक प्रोवाइड करते गए तो अपनी फ्रीजिंग पॉइंट तक आ गया। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज़ करेगा। उसके बाद है कूलिंग द सॉलिड। फ्रीजिंग के बाद किस में आ जाता है सब्सटेंस, सॉलिड में, यानी बर्फ़ बन जाता है। द सब्सटेंस इज़ कम्प्लीटली सॉलिड, यानी जो हमारे पास पानी के वेपर से अब कम्प्लीटली सॉलिड हो चुके हैं यानी बर्फ़ बन चुके हैं। इट्स टेम्परेचर कंटिन्यूज़ टू डिक्रीज़ एज मोर हीट इज़ रिमूव्ड, अब ठंडा होता जाएगा तो इसकी जो हीट है वो रिमूव होती जाएगी और जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। अब यहाँ आपकी बुक में तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कर सकते हैं, इससे जो ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन की लुक है वो अच्छी हो जाती है और एक एंडिंग हो जाती है। दे हेल्प डिटरमाइनिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंस, वो हमें चीज़ों की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिटरमाइन करने में मदद देती हैं। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस, वो हमें प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस और उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने में मदद देते हैं। तो ये था हमारे हीटिंग एंड और कूलिंग कर्व्स। आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कूलिंग का कर्व है वो भी आ सकता है और आप हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व आपको अलग अलग भी आ सकते हैं और इकट्ठे भी आ सकते हैं। चाहे हीटिंग कर्व आए चाहे कूलिंग कर्व आए, आपने ये डायग्राम ज़रूर बना देनी है, ठीक है। और आपने ऊपर ये वाली हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स की डेफिनेशन भी ज़रूर लिखनी है और आपने ये ज़रूर लिखना है, ये बहुत अच्छी लुक क्रिएट करेगा आपकी बुक पर, ऐसा ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है क्योंकि मैं आपको इसी तरह फिज़िक्स केमिस्ट्री के सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो बनाए हुए हैं और अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।